बिहार दरोगा के दूसरे सेट को हम लोग पढ़ेंगे। आज डे 2 है। बताइएगा कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? असम में। तो कटी बिहू कहिए, चाहे कोंगाली बिहू कहिए, चाहे भगेली बिहू कहिए, ये सभी जो है असम राज्य का ही त्योहार है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि 2001 की जनगणना के अनुसार, 2011 नहीं कह रहा है, 2001 कह रहा है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? कितना मिलियन था? 1029 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुरुषों का जो चक्का होता है डिस्कस थ्रो खेल का, उसका वजन कितना होता है? 2 केजी। और वहीं महिलाओं के डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का का वजन 1 केजी, आधा किलो होता है, उसका आधा होता है 1 केजी। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? पुर्तगाल के। और लियोनेल मेसी हैं अर्जेंटीना के। तो पेले भी एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे, वे किस देश के थे? ब्राजील के थे। ठीक है। ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले थे, जो अब संन्यास माने जेठोर हो गए। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग जो दिखाई देने का कारण क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि तेल की पतली फिल्म सतह से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंगों का दिखाई देना व्यतिकरण का उदाहरण है। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट बताइएगा कि स्वयं पोर्टल का संबंध किससे है? शिक्षा से है। स्वयं पोर्टल का संबंध शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही भारत सरकार द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट बताइएगा कि जब आयोडीन के घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल जो है नीला काला हो जाता है। खूब ध्यान से सुनना है कि जब आयोडीन के घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल जो है वह कौन रंग हो जाएगा? नीला काला। तो यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या शामिल है? स्टार्च यानी कि मंड। आज तो स्टार्च मंड पूछ रहा है, लेकिन आने वाले समय में पूछेगा कि रंग क्या हो जाता है? नीला काला। जब आयोडीन के घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण घोल का रंग नीला काला हो जाता है। क्लियर है? अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो बनाया गया है CVC, उसका मुख्य कार्य क्या है? जांच एजेंसी। हाँ, कि देश के जो भी जांच एजेंसियां हैं, अभिकरणें हैं, उस पर निगरानी रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि मान लीजिए शरीर में कहीं कट गया, चाहे जल गया, तो कटे और जलने पर कौन सा सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं? स्टेफाइलोकोकाई ऐसे सूक्ष्मजीव है कि जैसे शरीर में कहीं कटेगा या जलेगा तो ऐसे में यह बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और इस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकाई। नेक्स्ट बताइएगा कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी, और साथ ही कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा भी दी, और साथ ही वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक भी कार्ल मार्क्स के थे। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को किस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं? खेल वाला ही। ठीक है, खेल वाला ही पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट बताइएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, और जिसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, अर्थात गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से। भारत में वाटरमैन नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र सिंह। भारत में वाटरमैन के नाम से, जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह जो प्रसिद्ध हैं, और यह तरुण भारत संघ के भी अध्यक्ष हैं। क्लियर है? और यंग बंगाल आंदोलन जो था, तरुण बंगाल आंदोलन, उसके कौन प्रवर्तक थे?
हेनरी विवियन डेरिजियो, क्लियर है, वो अंग्रेजों के समय में स्थापित किए थे। नेक्स्ट बताइएगा कि 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या मतलब मोटो था, उसका क्या उद्देश्य था? कृषि का विकास करना और साथ ही रोजगार वगैरह के भी और उत्पादकता में भी वृद्धि करना, यानी कि कृषिगत विकास और उन्मुख वृद्धि। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का आकार विश्व में कितना है? 7वां बड़ा देश है, यानी कि भारत से 6 बड़े देश हैं। और उसका ट्रिक है रुक चीस बड़ा आभा अर्जे, रुक चीस बड़ा आभा अर्जे, यानी कि रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, रुकिए ना, सबसे पहले रुकचिस बड़ा आभा और जे ट्रिक है जो भारत से क्षेत्रफल में 7 बड़े देश हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा रूस, उसके बाद हो जाएगा क से कनाडा, ची से चीन, उसके बाद स से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, बा से ब्राजील, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और भा से हो जाएगा भारत और 8वां सबसे बड़ा विश्व का देश अर्जेंटीना है। क्लियर हो गया? निसार जो है, निसार NISAR, ये एक प्रकार का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और इसको इसरो ने किसकी सहायता से इसको लॉन्च करेगा? नासा का, यानी कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जो USA की स्पेस एजेंसी है नासा, इन दोनों लोगों ने मिलकर अर्थ ऑर्बिटरी प्रोजेक्ट निसार को लॉन्च करेगा लोग। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग, रीजनिंग का यह प्रश्न है कि निम्न में से कौन समूह का उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन ए संगीत समारोह के दर्शक, ऑप्शन बी सिनेमा दर्शक, ऑप्शन सी रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री और ऑप्शन डी परिवार के सदस्य। संयुक्त परिवार का समूह का कौन है? तो समूह हो जाएगा परिवार के सदस्य, लेकिन ये बाकी जितने हैं सिनेमा के दर्शक, संगीत समारोह के दर्शक और रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, ये सभी भीड़ हैं, ये फिर तितर बितर हो जाएंगे, लेकिन परिवार के सदस्य हमेशा एक साथ रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि सिरकॉन या जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कौन देश किया था? रूस ने किया था। सिरकॉन कहिए या जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण रूस के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर हर्बल पार्क किस राज्य में बनाया गया है? उत्तराखंड में बनाया गया। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। बिल्कुल सही है, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि लाहौर मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1929-30 में, और इसी मेरठ षड्यंत्र केस में फिलिप एस्प्रेट नाम के एक अंग्रेज व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था और बाद में इसको जो है मुक्त कर दिया गया था। तो ये ऐसा अंग्रेज है जो मेरठ षड्यंत्र केस में शामिल था, भारतीयों की ओर से अंग्रेजों के विरुद्ध, और ये मेरठ षड्यंत्र केस सन 1929-30 में हुआ था। क्लियर है, फिलिप एस्प्रेट। नेक्स्ट बताइएगा कि ये जो पूरा है PURA अर्थात प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, पूरा का फुल फॉर्म क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, अर्थात गांव में जो है शहरी जैसी सुविधाओं को डेवलप करना। इसके जनक कौन थे? ये दिया किसने? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा यह कहा गया कि पूरा कार्यक्रम को चलाया जाए, अर्थात प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, कि गांव में जो है शहरी जैसी सुविधाएं लाया जाए। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत के संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कब शुरू होता है? प्रश्नकाल समाप्त। हाँ, प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद शून्यकाल शुरू होता है और संसद में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे इसको शुरू किया जाता है और शून्यकाल का कोई चर्चा नहीं है और ये जो है अखबारों या टीवी समाचारों द्वारा इसको दिया गया है। नेक्स्ट बताइएगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर, उसमें श्रृंखला जो अभिक्रिया होता है, चेन रिएक्शन, उसको कंट्रोल कौन करता है? नियंत्रक। कैडमियम एवं बोरान की जो छड़ें होती हैं वही इसमें कंट्रोलर का काम करती हैं। क्योंकि कैडमियम बोरान करता क्या है कि जब भी विस्फोट होगा तो 3 नए न्यूट्रॉन बनेंगे, तो
तो 3 नए न्यूट्रॉन बनेंगे तो फिर 3 गो से टकराएंगे तो 9 गो हो जाएगा और फिर 9 27 गो हो जाएगा। तो चूंकि उसमें चेन रिएक्शन को, एटॉमिक पाइल में चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए 2 अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना जरूरी है। तो इसलिए 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए कैडमियम एवं बोरान के छड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी पूछे कि एटॉमिक पाइल को किसने सबसे पहले बनाया, तो यूएसए के शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एनरिको फर्मी। उन्होंने इसको बनाया और इसमें D2O एवं ग्रेफाइट का प्रयोग शीतलक यानी कि मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, यानी कि मंदक के रूप में। और कैडमियम एवं बोरान के छड़ों का उपयोग अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला क्रिया को कंट्रोल कौन करेगा, तो कैडमियम एवं बोरान। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि गंगैकोंडचोलपुरम के संस्थापक कौन थे? राजेंद्र प्रथम। गंगैकोंडचोलपुरम के संस्थापक राजेंद्र प्रथम थे और यही वह राजेंद्र प्रथम है जो गजनी का समकालीन था। जब इधर हमला कर रहा था गजनी, तो वो दक्षिण भारत में प्रतापी राजा थे। क्लियर है? और इन्होंने जो गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना जो की, इसका मतलब है कि इन्होंने क्या किया था कि दक्षिण भारत से आकर गंगा के क्षेत्रों को विजिट किया था और यहाँ से एक जग पानी लेकर गए और वहां पोखरा में डाला और कहा कि मैंने गंगा को विजिट किया और वहीं पर गंगैकोंडचोलपुरम नामक शहर बसाया। तो कौन व्यक्ति था? राजेंद्र प्रथम। और जब भी पूछेगा कि महमूद गजनवी का समकालीन कौन था? राजेंद्र प्रथम। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। बहुत सारे प्रतापी इसमें राजा हुए, राजा प्रथम। ठीक है? नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तमिलनाडु में। बिल्कुल सही है कि छोटे जो उपग्रह होंगे यानी कि स्मॉल सैटेलाइट, उनको जो है प्रक्षेपण करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र तमिलनाडु राज्य के तूतीकोरिन में विकसित किया जा रहा है। और तूतीकोरिन भी बंदरगाह नगर है। हाँ, समुद्र किनारे तूतीकोरिन बंदरगाह है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि तूतीकोरिन सी पोर्ट कहाँ है? तमिलनाडु में। एर्नाकुलम कहाँ है? केरला में। क्लियर है? और ये रसायन बंदरगाह दहेज कहाँ है? गुजरात में। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को, गर्मी के दिनों में जब पानी गिरता है, वर्षा होता है, तो मैंगो सावर के नाम से किन क्षेत्रों में जाना जाता है? केरला में। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को केरल और कर्नाटक में मैंगो सावर कहा जाता है। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि केरल और कर्नाटक दोनों होगा। देखिए, मैंगो सावर और जो कर्नाटक में जो वर्षा होती है उसको चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कॉफी के फसल के लिए कर्नाटक में काफी लाभदायक होती है, इसलिए उसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। और मैंगो सावर केरल और कर्नाटक दोनों सही होगा। क्लियर है? और ये मानसून के पहले होने वाली गर्मी के दिनों में वर्षा है। अगर ये प्रश्न पूछे कि जनवरी फरवरी के महीने में कहाँ वर्षा होती है, तो तमिलनाडु में होती है। क्लियर है? जाड़े के दिनों में। नेक्स्ट बताइएगा कि सप्त क्रांति की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? राम मनोहर लोहिया, जो एक प्रकार के समाजवादी नेता थे। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, ये लोग जो नेता थे, ये भारत में समाजवादी नेता थे। और राम मनोहर लोहिया ने ही समाज के उत्थान के लिए सप्त क्रांति की अवधारणा दी थी। अगर ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने। क्लियर है? आजाद दस्ता के गठन में भी जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गठित हुआ था, कहाँ? नेपाल के तराई के जंगलों में, तो वहां भी राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही अगर गुप्त रेडियो कांग्रेस की भी स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के समय में हुई थी, उसमें भी राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता जैसे लोग शामिल थे। और वो लोग क्या करते थे? बार बार अपना रेडियो का जगह बदल देते थे ताकि फ्रीक्वेंसी पकड़ में ना आए, अंग्रेजी सरकार चकमा खा जाए। और रेडियो के माध्यम से क्या करते थे? लोगों में क्रांतिकारी की भावना बढ़ते थे। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। वे कौन कौन से वे विषय थे? शिक्षा, वन, जब शिक्षा होगा वन होगा तो वन जीव भी आ जाएगा।
और पक्षी भी आ जाएगा। तो दो ही चीज याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा एवं वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। तो जब शिक्षा आ गया, क्लियर है, वन आ गया, तो जब वन आएगा तो वन जीव भी आ जाएगा, पक्षी भी चला आएगा। तो क्या याद रखना है हम लोगों को? शिक्षा एवं वन, और समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। जबकि स्थानीय सरकार जो है, जैसे ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। क्लियर है? अब यहां से एक प्रश्न और उठता है कि 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा और वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। समवर्ती सूची पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून हमेशा सर्वोपरि माना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? अमेजन द्वारा। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है अमेजन द्वारा शुरू किया गया है, और यह प्रोग्राम छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम का आकार क्या होता है? CS होता है उसका। देखिए, कोशिका द्रव्य के राइबोसोम का आकार होगा 80S, क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम का आकार होगा 70S, और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम का आकार भी 70S होगा। यहाँ S जो है वह क्या है? स्ट्रसबर्गर है, जो एक प्रकार के आकार को दर्शाता है। तो राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, और कोशिका द्रव्य में 80 स्ट्रसबर्गर प्रकार का राइबोसोम होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में यह 70S प्रकार का होता है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी कौन है? IgE। IgE जो है एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है, जो स्तनधारियों में पाई जाती है, और इसका उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में होता है। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि IgE क्या है? तो IgE एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एक प्रकार का एंटीबॉडी है, और किसके विरुद्ध है? एलर्जेन के विरुद्ध, और जो कहाँ पाया जाता है? स्तनधारियों में, और इसका उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में होता है। नेक्स्ट बताइएगा कि मनुष्य के लिए आवश्यक एमिनो एसिड में कौन सा तत्व मुख्य है? ल्यूसीन है। मनुष्य के लिए आवश्यक एमिनो एसिड में ल्यूसीन मुख्य है, और सभी अमीनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। अर्थात एमिनो एसिड किसके बने हैं? प्रोटीन के। और जो एमिनो एसिड में कौन सा तत्व मुख्य है? तो ल्यूसीन है। नेक्स्ट बताइएगा कि एक खाद्य श्रृंखला में जो है सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? अपघटक की। ठीक है? ना उत्पादक की होती है, ना प्राथमिक उपभोक्ता की होती है, ना द्वितीयक उपभोक्ता की होती है। एक खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या अपघटक की होती है, यानी कि डीकम्पोजर। किसी खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या डीकम्पोजरों यानी कि अपघटक की होती है, और इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। और इसमें कवक और जीवाणु को शामिल किया जाता है, जो सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण को प्राप्त करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से मैं ध्यान से पढ़ देता हूं कि एक खाद्य जो श्रृंखला है, फूड चेन, इसमें जो है सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी? डीकम्पोजर की, यानी कि अपघटक की। और अपघटक के अंतर्गत आएंगे कवक और जीवाणु, और इसको प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, और जो मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट बताइएगा कि वह कौन सी विधि है, तेज हिमीकरण विधि, जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? स्प्रे फ्रीजिंग, फ्रीज करना। स्प्रे फ्रीजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, और इसे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग भी कहा जाता है। कल ही हमने पढ़ा था क्रायोजेनिक के बारे में। फिर से मैं इसे पढ़ देता हूं कि कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया। हिमीकरण माने फ्रीज करना, तो इस स्प्रे का जो फ्रीजिंग माने स्प्रे करके फ्रीज कर देना, ठंडा कर देना, उसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो फिर से प्रश्न पूछ सकता है कि स्प्रे फ्रीजिंग में किसका उपयोग किया जाएगा?
यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग भी कहते हैं। तो ये भी प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि क्रायोजेनिक फ्रीजिंग किसे कहते हैं? तरल नाइट्रोजन या तरल कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करना। नेक्स्ट बताइएगा कि सौर सेल जो होते हैं, सौर सेल, सोलर सेल में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है? सिलिकॉन है। बिल्कुल सही है। सौर सेलों के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल सही है। सौर सेल विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग एक अर्धचालक के भांति भी किया जाता है, ट्रांजिस्टर वगैरह में, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का क्या नाम था? रायगढ़ था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम रायगढ़ था। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि रामसर कन्वेंशन या रामसर अभिसमय किससे संबंधित है? वेटलैंड के संरक्षण से, आर्द्र भूमि का। नेक्स्ट बताइएगा कि ऐसी समष्टि पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता हो और दूसरी को न लाभ होता हो न हानि होता हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सहभोजिता कहते हैं। सहभोजिता में क्या होगा कि दो जीवों की ऐसी क्रिया होगी कि एक को तो लाभ होगा लेकिन दूसरे को न लाभ होगा न हानि होगा, इसी को कहते हैं सहभोजिता। जैसे चूसक मछली का सार के तल पर सटे रहना। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, तब भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो था। बिल्कुल क्लियर है। 36 से 43। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। क्लियर है। अपूर्वी चंदेला किस खेल की खिलाड़ी है? निशानेबाजी की। बिल्कुल सही है। अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी की खिलाड़ी है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? स्पीड या दूरी कहिए। ओडोमीटर से जो है दूरी मापी जाती है और जिसका प्रयोग मोटर वाहन में कुल चली गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। फजल अली आयोग जो था, फजल अली कमीशन, वो किससे संबंधित था? राज्य पुनर्गठन आयोग से। क्लियर है। दूध में उपस्थित शर्करा का क्या नाम है? लैक्टोज। दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है, जिसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। ठीक है। और दही भी खट्टा हो जाता है, उसमें भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। या दुर्गंध युक्त जो मक्खन होते हैं उसमें भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध से जो दही जमता है उसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया था? उस्ताद मंसूर को, जो पक्षियों का बहुत अच्छा चित्र बनाता था। और आपको मैं बता दूं कि चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को ही कहा जाता है। हालांकि ये शराबी भी था, अनारकली से यही प्रेम करता था, और जहांगीर ने ही 12 ऑर्डिनेंस भी जारी किए, जनता के लिए 12 कानून बनाए जिससे कि जनता को सहूलियत हो। जहांगीर ने चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी। ठीक है। और ये बहुत अच्छा पक्षियों का चित्र बनाता था। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि प्रतिदीप्ति नलिका या नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्रतिदीप्ति नलिका या नियॉन चिन्ह बल्ब में प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट। क्लियर है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट पांचवी अवस्था है। भारत की सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप का क्या नाम है? तो बैरन। ठीक है। बैरन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है वह सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं नारकोंडम जो है एक प्रकार का डोरमेंट है, अर्थात सुसुप्त ज्वालामुखी है, वो भी भारत के अंडमान निकोबार में ही है। नेक्स्ट बताइएगा कि इडली जो बनाया जाता है, इडली खाने के लिए, यह किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? स्टीमिंग यानी कि भाप विधि से पकाकर इडली को बनाया जाता है और इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में चावल और उड़द के पेस्ट को
किण्वन प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन द्वारा। तो ध्यान, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि अवगिर तो दिया है कि भाप विधि, लेकिन अगली बार किण्वन भी ऑप्शन में दे सकता है। तो फिर से पढ़ा जाए, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह तो स्टीमिंग यानी कि भाप विधि है, और इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में क्या प्रयोग होगा? उड़द और चावल के पेस्ट को और क्या किया जाएगा? किण्वन की फर्मेंटेशन किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, शराब भी बनाया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को, किस क्षेत्र में? प्राइवेट सेक्टर में स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। क्या? विश्व बैंक के मिशन से। और ये औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का फुल फॉर्म है ICICI बैंक, और इसकी स्थापना 1955 में विश्व बैंक की पहल पर प्रायोजित किया गया था। तो फिर से मैं इसे पढ़ दूं कि प्राइवेट सेक्टर के जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज थे उसको डेवलप करने के लिए औद्योगिक ऋण और निवेश निगम अर्थात ICICI बैंक की स्थापना कब की गई? 1955 में। और इसको प्रायोजित कौन किया? वर्ल्ड बैंक। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जबकि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है। क्लियर है। यूटोपिया के लेखक कौन थे? यूटोपिया थॉमस मूर। यूटोपिया के लेखक थॉमस मूर थे। कहीं मूर लिखता है, कहीं मोर लिखता है। क्लियर है। जैसे अभी 68 बीपीएससी में प्रश्न पूछा था, दरोगे में प्रश्न पूछा था, पीटी द्वीप, अरे बीपीएससी में पूछा था, तो पिटली द्वीप है जी, कहाँ है? पिटली द्वीप लक्षद्वीप में है, जहां सिर्फ और सिर्फ पक्षी अभयारण्य है। और वहां क्या लिखा था? पीटी द्वीप। तो हम लोगों को अंग्रेजी पर भी ध्यान देना है। यहाँ देखिए यूटोपिया के लेखक कौन थे? तो थॉमस मोर लिखा है, कहीं कहीं मूर लिखता है। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी पारित करने का शक्ति किस अनुच्छेद में? ऑर्डिनेंस 123 1 2 3 में क्या करेगा? अध्यादेश को पारित करेगा। और 143 जो है यानी कि 143 आई लव यू किससे कहेगा? सुप्रीम कोर्ट से कहेगा कि हमको तुमसे प्यार है, हमको इस मसले पर तुम राय दे दो। और वो सुप्रीम कोर्ट राय देगा तो उसके मानने या न मानने का जिम्मेदारी राष्ट्रपति को है। क्लियर है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। कब जारी करेगा? जब संसद के सत्र न चल रहे हो और संसद शुरू होने के मात्र 42 दिनों तक ही चलेगा ऑर्डिनेंस। उसके बाद इसको पारित करना पड़ेगा, नहीं तो स्वतः खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि सांची स्तूप मूल रूप में किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। सांची का स्तूप मूल रूप से अशोक ने बनवाया था। क्लियर है। लेकिन उसके चारों ओर का जो मेरड़िया है, घेराव है, उसको किसने बनाया था? शुंग वंश के शासकों ने। ये हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है। सांची का स्तूप तो बनवाया था अशोक ने, लेकिन मेरड़िया जो बनाया था घेराव, वो कौन बनवाया था? शुंग वंश के शासकों ने। नेक्स्ट बताइएगा कि एक पुस्तक है जिसका नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। इसके लेखक कौन है? अभिजीता गुप्ता। हैप्पीनेस ऑल अराउंड। नेक्स्ट बताइएगा कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? देखिए, ऐसे तो 1952 में 3 प्रकार के शौर्य पुरस्कार स्थापित किए गए, जिसका नाम रखा गया था क्लास 1 2 3। लेकिन 1967 में इसका नाम बदलकर क्लास 1 को अशोक चौर्य कर दिया गया, क्लास 2 को कीर्ति चक्र और क्लास 3 को शौर्य चक्र कर दिया गया। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या नाम से जाना जाता है? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा कहा जाता है, और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाजा, सीरी का किला, ये सब
अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, जिसका शासन पद्धति निरंकुशता के आधार पर था। अर्थात वो खलीफा को तो मानता था, शरीयत को मानता था, लेकिन शरीयत के अनुसार राजतंत्र नहीं चलाता था। क्लियर है? और कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया। क्लियर है? और भारत में ये मकबरा निर्माण का श्रेय जो है इल्तुतमिश को ही जाता है। क्लियर है? इल्तुतमिश को जाता है मकबरा का। उसने स्वयं का मकबरा भी सबसे पहले उसी ने बनवाया। साथ ही गुंबद निर्माण की कला भी है, उसने इल्तुतमिश ने ही शुरू किया। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और यह ऐसा एक्ट है कि जिसके बहुत सारे जो अनुच्छेद हैं वो भारतीय संविधान में ले लिए गए। ठीक है? नेक्स्ट बताइएगा कि 33वां 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन देश करेगा? फ्रांस, पेरिस करेगा 2024 वाला ओलंपिक खेल। नेक्स्ट बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हैं साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि जल प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? 1974 में जल प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित हुआ। नेक्स्ट बताइएगा कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने कौन सा वेब पोर्टल जारी किया है? सुमंगल। क्लियर है? भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? असम का। असम का चाय उत्पादन में असम प्रथम स्थान पर है। और दार्जिलिंग जो चाय क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में है। क्लियर है? और बिहार में किशनगंज में चाय होता है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण कराई जाएगी? परभणी, महाराष्ट्र में। भारत में परभणी में जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल जो कपड़ा बनाएगी, देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित मिल स्थापित हो रही है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि गांधार कला शैली किन शैलियों का मिलन है? भारत और ग्रीक कला शैली का। और ये कुषाण काल में विकसित हुआ था। कुषाण जो कुषाणों के राजा कनिष्क थे, ठीक है, और उन्हीं के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। क्लियर है? तो मूर्ति कला की जो गांधार शैली है यह भारतीय और ग्रीक कला शैली के समन्वय से निर्मित है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि मिनीमाता रोग का कारण क्या है? पारा होगा। मिनीमाता जो रोग है उसका कारण है पारा यानी कि मरकरी। हुआ ये था कि ये मिनीमाता जो शहर का नाम है जापान में, वहाँ क्या था कि पारा प्रदूषण हो गया था और जो समुद्री मछलियाँ थी वो भी पारा से ग्रसित हो गई और लोग जब मछलियों को खाए ना तो वो भी संक्रमित हो गए, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग पारा संक्रमण से होता है जो मुख्यतः पारा संदूषित मछली के सेवन से होता है। क्लियर है? और पारा किसको खराब करेगा? उदर को। पूछता है ये भी प्रश्न कि पारा किसको खराब कर देगा? तो मानव शरीर के उदर को। नेक्स्ट बताइएगा कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा? साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। ठीक है? और इसका प्रयोग जो नाव चलाते हैं या पनडुब्बी चलाते हैं उनके द्वारा किया जाता है और जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का, और जब ये छोड़ेंगे तो किसी अवरोध से टकरा कर आएगी और इन लोगों को जानकारी हो जाएगी कि कितना दूरी पर चट्टान है, या जो जमीन के अंदर पनडुब्बी में रहते हैं वो भी पता करेंगे कि भाई ऊपर मेरे कोई तो जहाज वहाज नहीं है। क्लियर है? तो सोनार का है फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है? नेक्स्ट बताइएगा ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, ये जो है ये प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट बताइएगा कि ह्यूमिलिन क्या है? ह्यूमिलिन, तो ह्यूमिलिन जो है यह एक प्रकार का मानव इंसुलिन होता है। ठीक है? और 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय जो है एली लिली कंपनी ने अमेरिका में शुरू किया था। आप जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में डायबिटीज हो जाती है
और इंसुलिन की कमी होगी तो चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, और सबसे पहले इंसुलिन की सुई थॉम्पसन को दी गई थी कनाडा में, और इंसुलिन की खोज बेंटिंग बेस्ट ने की थी, और ये बीटा सेल की कोशिकाओं से पैदा होता है। क्लियर है, जो अग्नाशय में बीटा सेल पाई जाती हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, और अग्नाशय में जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है उसकी खोज लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने की। नेक्स्ट बताइएगा कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी, और हर्ष के समय उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र भी कन्नौज था। ठीक है, और यही जो है वर्धन वंश का राजा था हर्षवर्धन। हाँ, आखिरी हिंदू शासक भी था, वर्धन वंश का अंतिम राजा, और पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलकर प्रभाकर वर्धन प्रतापी राजा हुआ, और प्रभाकर वर्धन के ही बेटा हुए हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह कहीं किया था लोग, तो जो गौण शासक शशांक था उसने इसके बहनोई को मार दिया। राज्यवर्धन जाके भी शशांक से झगड़ा कर लिया, और वही वह शशांक है जो बोधि वृक्ष को जड़ से कटवा दिया। आज बिहार में जो बोधि वृक्ष देख रहे हैं गया में, ये श्रीलंका से उठाकर आया है, और ये अपनी पीछे पीढ़ी का 5वां पीढ़ी है। आप समझते होंगे जैसे पीपल का जो पेड़ है उसको अगर काटिएगा ना, काट के डहनिया रोप दीजिएगा, लग जाएगा। क्लियर है, तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, और कहा जाता है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर अपना सारा टैक्स का रुपया जो जमा करता था जनता से लेकर प्रयागराज में जाकर कुंभ के मेला में दान कर देता था। कुंभ मेला को शुरू कराने वाला हर्षवर्धन ही। क्लियर है, नेक्स्ट बताइएगा कि किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है, किरचॉफ का धारा नियम आवेश के संरक्षण तथा किस नियम पर आधारित है? वोल्टेज नियम पर। माने ये जो भी है किरचॉफ का नियम, ये सभी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित हैं, जिसमें आवेश और वोल्टेज नियम का पालन किया जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट बताइएगा एंकर शब्दावली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? रिले रेस में। एंकर शब्द जो है ANCHOR का प्रयोग रिले रेस अर्थात दौड़ की प्रतियोगिता में शब्द है। क्लियर है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? 1962 में। जब भारत ने और चाइना ने हमला किया था तो उस समय रक्षा मंत्री कौन था? मेनन था, और उसी वर्ष 1962 में एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली वर्ष शामिल किया गया। ठीक है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? 1951 दिल्ली में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। क्लियर है, नेक्स्ट बताइएगा कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि का क्या नाम था? नानकिंग। नानकिंग जो है या नानजिंग कहिए, 1842 में संधि द्वारा प्रथम अफीम युद्ध का अंत हो गया था, ओपियम युद्ध। और 1857 की क्रांति में पटना में एक ओपियम एजेंट था जिसका नाम था लोहे, जो अपने सैनिकों के साथ, विद्रोहियों के साथ मारा गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बिहार एसआई के आज दूसरे सेट को कंप्लीट किया। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए सेट में। थैंक यू।